हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज हम रोटरी एटोमाइज़र के बारे में समझने वाले हैं। तो जो रोटरी एटोमाइज़र है ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पेंट एप्लीकेशन सिस्टम में। तो अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है कि पेंट में आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें हमने बहुत सारे मैनुअल एप्लीकेशन सिस्टम और उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे सिस्टम और इस तरह की टेक्निक्स के बारे में समझा है। तो अब जो हम यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं तो वो हमारा क्या है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक ऑटोमेटिक स्प्रे टेक्निक है। और ये ऑटोमेटिक स्प्रे टेक्निक जो आपकी होती है उसमें सबसे ज़्यादा हम रोटरी एटोमाइज़र का यूज़ करते हैं, यानी कि जो आपकी डिवाइसेस होती हैं रोटरी डिवाइसेस, उनके थ्रू हम एटोमाइजेशन को क्रिएट करते हैं और पेंट को सरफेस के ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा रोटरी एटोमाइज़र क्या होता है। तो सिंपली पहले मैं इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि जो आपका रोटरी एटोमाइज़र है, जैसा कि आपको नाम से दिखाई दे रहा होगा कि रोटरी यानी कि जो डिवाइस आपकी कैसी हो, मूवेबल हो, यानी कि जो कंटिन्यू क्या हो, आपकी मूव होती हो और उसके मूवमेंट के कारण जो आपका एटोमाइजेशन क्रिएट हो रहा है वो आपका रोटरी एटोमाइज़र में इंक्लूड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका रोटरी एटोमाइज़र होता है, it uses a बेल हमारा क्या है, एक रोटरी एटोमाइज़र है और अ डिस्क, यानी कि जो आपका रोटरी एटोमाइज़र है, रोटरी एटोमाइज़र के फॉर्म में हम यहाँ पर किसका किसका यूज़ करते हैं, बेल का और डिस्क का यूज़ करते हैं। ये बेल यानी कि आपको एक बेल की शेप में इस तरह से कुछ आपको एक बेल की शेप में आपकी एक रोटरी डिवाइस होती है और डिस्क आपकी सिंपली जो एक राउंडेड या जो सर्कुलर डिस्क होती है उस तरह की आपकी डिस्क होती है। तो इस तरह की डिवाइसेस का यूज़ हम एटोमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी आपके रोटरी एटोमाइज़र हैं, बेल और डिस्क, ये आपके ट्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो ट्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम होते हैं वो आपके बेल और डिस्क टाइप होते हैं। सेकेंडली, द rotating bell or disc provides the atomization and the high voltage causes the coating to go to the part। जो आपकी रोटेटिंग बेल और डिस्क है वो आपको एटोमाइजेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि जो आपका टारगेट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत अच्छा एटोमाइजेशन क्रिएट करके देती हैं। एंड द हाई वोल्टेज कॉसेज द कोटिंग टू गो टू द पार्ट। और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका कैसा होता है, ट्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम होता है। तो ट्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम होने के कारण यहाँ पर जो आपका हाई वोल्टेज यूज़ किया जाता है, तो वो हाई वोल्टेज क्या करता है, जो भी आपका पार्ट यूज़ किया जा रहा है उस पार्ट पर कोटिंग को सीधे डायरेक्ट उस पर कोट करना शुरू कर देता है। यानी कि हाई वोल्टेज के कारण जो आपका एक्स्ट्रा जो एटोमाइजेशन होता है, जिसका आपकी सरफेस पर पूरी तरह से वो पेंट आपका जो नहीं पहुंच पाता, यानी कि थोड़ा बहुत जो आपका पेंट होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है।
इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी अगर ये बेल है, अगर मैं इसका यूज़ कर रही हूँ विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जो स्प्रे पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और अगर आपका ये कोई पार्ट है तो इस पार्ट पे तो आपका स्प्रे होगा ही, इसके अलावा कुछ जो आपका एक्सेस एटोमाइजेशन होगा वो क्या होगा, आप उसमें आपका पेंट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, ये आपका ग्राउंडेड पार्ट होता है और यहाँ पर पेंट क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर अट्रैक्शन के कारण यानी कि डिफरेंट चार्जेस के कारण जो आपका पेंट होगा वो चार्जेस के द्वारा सीधे डायरेक्ट होगा सिर्फ पार्ट पर। तो ये जो आपका पैटर्न यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हो रहा था वो पैटर्न आपको क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, यानी कि सीधे डायरेक्ट करता है आपके पार्ट के सबसेट के ऊपर, अगर आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के साथ यूज करते हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, the rotation of the bell or disc causes the paint to move parallel to the target with the voltage off and the high voltage field redirects the atomized droplets towards the target। यानी कि अगर हम रोटरी एटोमाइजर में देखें तो जो हमारा बेल या जो डिस्क होते हैं उनका जो रोटेशन होता है, उस रोटेशन के वजह से जो आपका पेंट होता है टारगेट पर पैरेलल मूव करता है। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका पैरेलल मूव करेगा, जब आपका वोल्टेज क्या होगा, ऑफ कंडीशन में होगा। यानी कि अगर आपका वोल्टेज ऑफ है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका पेंट है वो टारगेट के साथ क्या होगा, पैरेलल मूव करेगा, यानी कि वहाँ पर आपको इफेक्ट अच्छा प्रोवाइड नहीं होगा। और यही अगर आप हाई वोल्टेज फील्ड इसके साथ यूज करते हैं तो वहाँ पर आपका जो एटोमाइज्ड ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि जो आपका पेंट है वो क्या होगा, टारगेट के साथ यानी कि परपेंडिकुलर टारगेट पर स्प्रे पैटर्न क्रिएट करेगा। तो ध्यान रखिए, वोल्टेज ऑफ की कंडीशन में आपका पैरेलल फ्लो करेगा और अगर आप उसे हाई वोल्टेज फील्ड के साथ यूज करते हैं तो वो आपका टारगेट की ओर पेंट आपका ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाएगा, यानी कि आपका जो पार्ट है वो पूरी तरह से पेंट से क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब आप उसे हाई वोल्टेज फील्ड के साथ यूज करते हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यहां पर हम शेपिंग एयर का यूज करते हैं, यूजर शेपिंग एयर। यहाँ पर जो आपकी शेपिंग एयर है, ये शेपिंग एयर क्या करती है, जैसा ही मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के साथ अगर आप यूज़ करते हैं इसे तो आपको जो कोटिंग है बहुत अच्छी मिलती है, जो अपीयरेंस होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो शेपिंग एयर अगर आप यहाँ पर एयर का यूज़ ना करें, यानी कंप्रेस्ड एयर का अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, तो जो आपका पेंट है वो बहुत अच्छा
फाइन ड्रॉपलेट्स क्रिएट नहीं करता है, और जैसे ही आप उससे एयर के साथ यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, जो आपकी पेंट की ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन कैटेगरी की फॉर्म होती हैं। तो फाइननेस को प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर शेपिंग एयर का यूज़ करते हैं। तो शेपिंग मीन्स यहाँ पर क्या है, जो एयर आपके स्प्रे पैटर्न को एक शेप देने का काम करती है, तो उस एयर को हम यहाँ पर एज अ शेपिंग एयर सजेस्ट करते हैं। और ये शेपिंग एयर आपकी जो आपका बेल है या जो डिस्क है उस सिस्टम में आपकी फीड की जाती है। तो जो आपकी मैकेनिज्म है ये पूरी सेम उसी तरह से है जैसे मैंने आपको कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम में समझाया था, तो वैसे ही यहाँ पर हम शेपिंग एयर का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, इसमें जो आपकी ये शेपिंग एयर होती है, ये जो आपके रिसेस्ड एरिया होते हैं, यानी कि जो जैसे आपके क्रिवाइसेस होते हैं, क्रिवाइस हो गए या फिर क्रैटर्स हो गए, इस तरह के, या फिर जो आपके बहुत ज़्यादा टिपिकल कॉर्नर्स होते हैं, तो इस तरह की जगह पे आपका जो पेंट है वो क्या होता है, पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता है। यानी कि जहाँ पर आपका फ्लैट पोर्शन होगा, अगर मान लीजिए ये है आपकी कोई भी आपका ये पार्ट है, तो जो आपका फ्लैट पोर्शन होगा वहाँ पर आपकी जो पेंट है वहाँ पर ट्रांसफर एफिशिएंसी आपको अच्छी प्रोवाइड होगी अगर आप विदाउट शेपिंग एयर यूज़ कर रहे हैं। तो इसी पार्ट में अगर आपका जो पार्ट है अगर कुछ इस तरह से है, यानी कि कहीं कहीं पे उसमें क्या है, क्रिवाइसेस हैं या फिर क्रैटर्स हैं, तो जहाँ फ्लैट पोर्शन है वहाँ तो पेंट आपका अच्छी तरह से कोट हो जाता है, लेकिन आपके इस तरह के एरिया यानी जो रिसेस्ड एरिया यानी जहाँ पर आपका स्पेस प्रोड्यूस हो जाता है, तो उन प्लेसेस पे आपका पेंट अच्छी तरह से पहुँच नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में हाईली पेनिट्रेशन को प्रोवाइड करने के लिए, हाईली पेनिट्रेशन को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर शेपिंग एयर का यूज़ करते हैं। तो शेपिंग एयर आपका एक तो बेटर फिनिश अपीयरेंस और बेटर एटोमाइजेशन क्रिएट करने के लिए होता है, और दूसरा जो भी आपके रिसर्च एरिया होते हैं उसमें बेस्ट पेनिट्रेशन को प्रोवाइड करने के लिए, बेस्ट पेनिट्रेशन को क्रिएट करने के लिए भी आपका ये शेपिंग एयर यूज़ की जाती है। आगे हम इसमें बात करते हैं जो आपका यहाँ पर बेल यूज़ किया जाता है एटोमाइजेशन क्रिएट करने के लिए। तो बेल का जो साइज रेंज होता है, बेल साइज रेंज जो हमारी होती है वो हमारी लगभग 15 से 17 mm डायमीटर की होती है। यानी कि जो बेल होगा आपका, यानी कि जो आपकी बेल यहाँ पर यूज़ कर रही है, इसका जो डाया होगा वो डाया आपका किस रेंज से किस रेंज तक का लिया जा सकता है, 15 to 70 mm डायमीटर का हम यहाँ पर बेल की साइज रेंज ले सकते हैं। और जो यहाँ पर रोटेशनल स्पीड होती है, इसकी जो रोटेशनल स्पीड होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, जो रेंज होगी स्पीड की वो हमारी 10,000 to 16,000 यानी कि 10,000 से 60,000 RPM की इसकी स्पीड होती है। यानी कि बहुत हाईली स्पीड से ये आपका बेल या जो डिस्क यहाँ पर यूज़ करते हैं वो रोटेट करती है। और ये जो हमारी रोटेशन स्पीड होती है, ये रोटेशन स्पीड आपको हाईयर ट्रांसफर एफिशिएंसी और बहुत अच्छा स्प्रे पैटर्न क्रिएट करती है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा पॉइंट आता है, स्मॉलर बेल diameter will have a faster rotational speed। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है आपको देखिए, स्मॉलर बेल डायमीटर विल हैव अ फास्टर रोटेशनल स्पीड। यानी कि अगर आप बेल का डाया स्मॉल साइज का लेते हैं, तो मैंने आपको बताया जो बेल है अगर आप उसका डायमीटर बढ़ाते जाएंगे तो जो बेल का ओवरऑल
जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब आपका हैविली हो जाएगा बेल, तो वो जब रोटेट करेगा तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी आपको प्रोवाइड नहीं होगी। तो इसलिए जितना आपका बेल का डायमीटर स्मॉल होगा तो जो रोटेशनल स्पीड है वो भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा फास्टर होगी, क्योंकि जो स्मॉल बेल आपका यूज़ किया जाएगा वो बहुत फास्टली मूव करेगा कंपेयर देन लार्ज बेल डायमीटर। आगे जो हमारा इसमें पॉइंट आएगा, यहाँ पर जो चार्ज पेंट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे शॉर्टेस्ट पार्ट्स से लेते हैं सरफेस के ऊपर पेंट को प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि अगर आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के साथ यूज कर रहे हैं तो जो चार्ज पेंट ड्रॉपलेट्स हैं विल टेक द शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टली टू द पार्ट। यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के साथ यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर जो टारगेट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के साथ यहाँ पर हमारा मेन क्या होता है, आपका अट्रैक्शन पावर होती है। यानी कि जितना आपका टारगेट स्प्रे डिवाइस के पास होगा, यानी कि अगर आपकी डिस्टेंस कम होगी टारगेट और स्प्रे डिवाइस के बीच की, तो जो आपका पेंट है वो सरफेस से बहुत अच्छी तरह से एटोमाइज हो सकता है। और इसी वजह से जो आपका चार्ज पेंट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं पेंट को डायरेक्टली सरफेस पर स्प्रे करने के लिए, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पर अट्रैक्शन पावर क्या होती जाएगी, लूज होती जाएगी और आपका स्प्रे पैटर्न अच्छा क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो चार्जिंग में यानी कि विद इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आपका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कोटिंग करने के लिए। अगर हम इसमें डिफरेंट कोटिंग की बात करें, जैसे अगर हम हाई सॉलिड कोटिंग यहाँ पर लेते हैं या फिर आपका वाटर बोर्न कोटिंग है, तो इस तरह के कोटिंग के लिए जो आपकी बेल की जो रोटेशन स्पीड होगी वो आपकी लेस देन होगी 15,000 आरपीएम। यानी कि जो आपका बेल है वो आपके हाई सॉलिड कोटिंग और वाटर बोर्न कोटिंग के साथ थोड़ा सा डिफिकल्टी के साथ एटोमाइज करता है पेंट को, तो जो रोटेशन स्पीड है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है और बिलो देन आपकी 15,000 आरपीएम यहाँ पर ये स्पीड यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो डिस्क का हम यूज करते हैं। तो अगर हम डिस्क का यूज करते हैं तो डिस्क हमारी कैसी होती हैं, ये आपकी मच लार्जर इन डायमीटर होती हैं कंपेयर देन बेल। यानी कि डिस्क का डायमीटर बेल के डायमीटर में बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और ये आपका क्या करता है, टारगेट पर परपेंडिकुलर पेंट को स्प्रे करता है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर डिस्क की साइज रेंज ली जाती है, इसकी साइज रेंज जो होगी आपकी, तो अकॉर्डिंग टू डायमीटर ये आपका 6 इंच से लेकर 12 इंचेस तक डायमीटर आपका यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। यानी कि 6 to 12 इंचेस आपका डायमीटर यहाँ पर टेक किया जाता है और ये कैसा होता है, आपका बहुत ज़्यादा लार्ज डायमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बेल को देखें, लाइक द बेल, the larger diameter disc usually has a slower रोटेशन स्पीड। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे साइज रेंज इसकी बढ़ती जाएगी, अगर बेल में ही बात करें
तो अगर आप बेल का डायमीटर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी ऑल ओवर डायमेंशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उस टाइम में क्या होगा, आपका पार्ट हैवी हो जाएगा और वो उतनी अच्छी आपको हायर रोटेशन स्पीड प्रोवाइड नहीं करेगा। और जब आपकी रोटेशन स्पीड हाई नहीं होगी तो उस कंडीशन में जो आपका एटोमाइजेशन है या जो स्प्रे पैटर्न है वो भी आपका बहुत बेटर नहीं होगा। तो जो डायमीटर है वो जितना शॉर्ट होगा आपका उतना ही अच्छा आपको स्प्रे पैटर्न मिलेगा। तो अगर हम बेल की तुलना में डिस्क की बात करें तो डिस्क आपकी बेल से भी क्या होती है, लार्ज डायमीटर की होती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए द लार्जर डायमीटर डिस्क यूजली है स्लोअर स्पीड। तो जो आपकी डिस्क होंगी वो कैसी होंगी, आपको स्लो स्पीड प्रोवाइड करेंगी जैसे जैसे आप साइज रेंज को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर आप कम साइज रेंज में बात करेंगे डिस्क की तो वो आपको अच्छी रोटेशन स्पीड देगी, और लार्ज जो डायमीटर की डिस्क होगी वो आपको स्लोअर रोटेशन स्पीड देगी। तो ये जो आपकी डिस्क और जो बेल है वो किस तरह से वर्क करती है तो इसे हम फिगर के द्वारा समझें। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बेल सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पर, यानी जो अभी हम रोटरी एटोमाइजर की बात कर रहे थे तो वो रोटरी एटोमाइजर किस तरह से सेट किया जाता है आपके पूरे सिस्टम में, तो उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्रेशर पॉट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, और प्रेशर पॉट सिस्टम देखिए ये आपका प्रेशर पॉट सिस्टम यूज़ किया जाता है यहाँ पर, यानी कि जो आपका फ्लूइड फ्लो होगा स्प्रे डिवाइस तक वो प्रेशर फीड सिस्टम के द्वारा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपका ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने के लिए यूज़ किया गया है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हाई वोल्टेज सप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमने एक पावर सप्लाई दी है। तो ये हमारी क्या हो गई, पावर सप्लाई हो गई, जहाँ से आपको हाई वोल्टेज का चार्ज प्रोवाइड होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो आप गिव कर रहे हैं वो हम इस पावर सप्लाई के थ्रू करेंगे। और जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है स्प्रे सिस्टम तक, स्प्रे डिवाइस तक, वो आपका प्रेशर फीड सिस्टम यहाँ पर जी प्रेशर पॉट सिस्टम के द्वारा आपका यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर ये आपका जो एयर है उसे हम प्यूरिफाई करके यहाँ तक प्रेशर पॉट सिस्टम तक पहुँचाते हैं, जिससे जो आपकी एयर है वो यहाँ से आपकी कंप्रेस्ड एयर क्या होती है यहाँ तक आती है। और ये कंप्रेस्ड एयर आपकी जो पेंट है यानी जो फ्लूइड है उसको क्या करती है, आपकी स्प्रे डिवाइस तक पहुँचाती है। और ये हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा क्या लगा हुआ है, बेल लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप बेल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेल के लिए आपका सिस्टम क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो ये आपका क्या है, स्प्रे डिवाइस हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, बेल हो गई। इसका डायमीटर आपका अलग अलग हो सकता है, और जैसा आपका डायमीटर चेंज होगा वैसे ही आपका ये पूरा जो सिस्टम है ये भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। यहाँ से देखिए जो आपका यहाँ पर प्रेशर फीड सिस्टम यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपका जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड क्या होगा, फर्स्टली जो आपकी कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आएगी उस कंप्रेस्ड एयर के द्वारा आपका जो फ्लूइड है वो भी क्या होगा, यहाँ पर फ्लो होगा, बेल तक आपका पहुँचेगा फ्लूइड। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि पैटर्न को बहुत अच्छा क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर शेपिंग एयर यूज़ करेंगे। तो वो शेपिंग एयर हम यहाँ से इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ से आपकी जैसी आपको शेपिंग एयर चाहिए, जिस तरह का आपको इस पर पैटर्न क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एयर के प्रेशर को एडजस्ट करके, यहाँ पर प्रेशर गेजेस लगे हैं हमारे, तो यहाँ से हम एयर के प्रेशर को एडजस्ट करके क्या करते हैं, बेल तक शेपिंग एयर को पहुँचाते हैं। और यहाँ से जो आपकी पावर सप्लाई है, यहाँ से आपका एक हाई वोल्टेज केबल कनेक्ट होता है बेल तक, जिससे क्या होता है जैसे ही पेंट आपका यहाँ पहुँचेगा तो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तो ये क्या करेगा, जो आपका पेंट होगा यानी जो फ्लूइड होगा उसको क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा। और शेपिंग एयर क्या करेगी, आपका पैटर्न बहुत अच्छा क्रिएट करती है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बेल सिस्टम वर्क करता है। और यहाँ पर जो प्रेशर रेंज होती है एयर की, वो एयर की प्रेशर रेंज हमारी लगभग कितनी होती है, 60 to 100 PSI, यानी कि 60 से 100 PSI तक का आपका प्रेशर रेंज होती है एयर की, जो आपकी बेल सिस्टम में यूज़ की जाती है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक बेल सिस्टम।